प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु, इसका यह प्रश्नोत्तर है और इस समय आप वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। 4 विकल्प दिए हैं यहाँ पे, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसमें है सही है क, जिंक। इसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क, सभी धातुएं तन्य होती है। ख, सभी अधातुएं तन्य होती है। ग, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। और घ है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। इसका सही उत्तर है क, सभी धातुएं तन्य होती है। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान की जगह जो सही शब्द हैं वो मैंने लिख दिए हैं। क है, फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। ख, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ग, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। घ, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। चौथा प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी मतलब ट्रू सत्य, और यदि गलत है तो कोष्ठक में एफ मतलब फाल्स मतलब असत्य लिखिए। क है, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये कथन जो है वो असत्य है, तो लिख दिया फाल्स एफ। ख, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सत्य है, ट्रू लिख दिया टी। ग, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, असत्य है, तो फॉल्स लिख दिया एफ। घ, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, असत्य है, तो फॉल्स मतलब एफ लिख दिया है। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। गुण है, धातु है, अधातु है। गुण है पहला दिखावट, तो धातु जो होती है दिखने में चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती है। कठोर, कठोरता पे धातु जो है कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होती है। नंबर 3 है आघात वर्धनीयता, तो धातु जो है आघात वर्धनीय होती है और अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती। चौथा है तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं, अधातु तन्य नहीं होती। पांचवा है ऊष्मा का चालन या ऊष्मा चालन, तो धातुओं में ऊष्मा का चालन हो जाता है, इसलिए ये सुचालक होती है ऊष्मा की, और अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता, इसलिए ऊष्मा की कुचालक है। छठा है विद्युत चालन, धातुओं में विद्युत का चालन हो पाता है, इसलिए ये विद्युत की सुचालक है, और अधातु जो है उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता, इसलिए वो विद्युत की कुचालक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है तथा यह एक कुचालक दीवार की तरह कार्य करती है, जिससे न तो वायु का बल्कि ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होता और खाना अधिक समय तक शुद्ध एवं ताज़ा बना रहता है। ख है, निमज्जन छड़े इमर्शन राड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, तो क्यों निर्मित होती है इसका कारण देना है। तो धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, अतः इन छड़ों मतलब निमज्जन छड़े या इमर्शन राड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह शीघ्र गर्म हो जाती है, इसलिए इनको धात्विक पदार्थों से निर्मित उपयोग में लेते हैं। ग, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है, और कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। तो कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। पर यदि यह जिंक यहाँ होता न कॉपर यहाँ लिखा होता
तो जिंक क्या है, कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर पाता, क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होता है, जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहता है। ख, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धातुएं मतलब सोडियम और पोटेशियम वायु एवं जल के साथ अत्यंत क्रिया कर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। तो नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करने से एल्यूमिनियम जो है नींबू के अचार को विषाक्त बना देगा। मतलब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम धातु नींबू के अचार से क्रिया कर लेगा और उसमें विष पैदा कर देगा, और इस कारण खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थों का कॉलम 2 से सही मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2, पहला है गोल्ड। तो गोल्ड का संबंध देखो किससे है, आभूषण से है, क्योंकि गोल्ड मतलब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। आयरन का संबंध है मशीनों से, मतलब लोहे की मशीनें बनती है। एल्यूमिनियम का संबंध है खाद्य सामग्री लपेटने से, एल्यूमिनियम की पन्नी को क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को लपेटने के काम में लेते हैं। चौथा है कार्बन, कार्बन का संबंध है ईंधन से, कार्बन को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और ये कार्बन जो है ईंधन का स्रोत है। नंबर 5 है कॉपर। तो कॉपर का संबंध है बिजली के तार से, तो बिजली के तार जो है कॉपर मतलब तांबे के बनाए जाते हैं। और छठा है मरकरी मतलब पारा, इससे थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में जो नीचे की तरफ जो वाइट भाग रहता है, सफ़ेद भाग, वो रहता है मरकरी मतलब पारा, जिससे ताप को सहन करके या ताप को नोट करके उसका मान ज्ञात करते हैं थर्मामीटर की सहायता से। प्रश्न नंबर 9 है, क्या होता है जब, और ये 2 है क और ख, और उनको कारण भी देना है और संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण भी लिखना है। तो देखो क है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ हमको समीकरण नहीं देना है, संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखना है। तो यहाँ अपने क्या लिखा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कॉपर सल्फेट पर डालते हैं, मतलब इन दोनों की क्रिया होती है तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ख, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त होता है, मतलब कॉपर अलग एक इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। तो यहाँ शब्द समीकरण क्या है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन का लोहे की कील से क्रिया होती है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, और कॉपर क्या होता है, तांबा क्या होता है, मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 10 है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। तो क है, वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। तो इस गैस को, कौन सी गैस को, जो लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित गैस निकली, उसको उसने जो परख नली में इकट्ठा किया था, उस परख नली में इकट्ठी हुई गैस को क्या करना है, चूने के पानी में छोड़ने पर उसको या तो परख नली को पूरे को चूने के पानी में डुबा दो, या परख नली के ऊपर एक नली लगा के उस नली का मुंह को चूने के पानी में डालना है। तो गैस को चूने के पानी में छोड़ने पर चूने का पानी क्या हो जाएगा, उसका रंग हो जाता है दूधिया। और पहले कैसा रंग था चूने के पानी का, सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग दूधिया हो जाता है, तो जिससे सिद्ध होता है कि उत्सर्जित होने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ख, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो शब्द समीकरण क्या है, देखो उत्सर्जित होने वाली गैस को क्या करा हमने, सफ़ेद रंग के चूने के पानी में, मतलब चूने के पानी में डाला जिसका रंग होता है सफ़ेद, उसमें डाला तो इन दोनों की क्रिया हुई तो क्या बना, चूने का पानी जो है उसका रंग क्या हो गया, दूधिया रंग का हो गया, दूधिया रंग हो गया।
अब ये वास्तव में क्या है, ये परीक्षण करने के बाद पता चला कि चूने का पानी का रंग दूधिया हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कैसे क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं चूने का पानी, जो सफ़ेद रंग का होता है, उससे क्रिया होती है। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो क्या होता है, चूने का पानी रहता है पर वो दूधिया रंग का हो जाता है। मतलब वो अब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में बदल गया, कैल्शियम कार्बोनेट में। और उसके साथ में जल भी बनता है, तो जल भी मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 11, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? कारण ये है कि सोने के आभूषण को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्यों डालते हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको पॉलिश करना है, सुनार को पॉलिश करना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालना पड़ता है। तो डालने पर क्या हुआ, ये अम्ल जो है सोने के आभूषण से क्रिया करता है। अम्ल के द्वारा सोने के आभूषण से क्रिया की तो आभूषण का कुछ भाग जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ही घुल जाता है। तो क्रिया कर आभूषण का कुछ भाग विलयन में ही रह जाने के कारण सोने के आभूषण के भार में कमी आ गई। मतलब सोने के आभूषण को सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में डाला, मतलब तेजाब में डाला, तो ये अम्ल जो है क्या करता है, आभूषण को से के साथ क्रिया करता है। क्रिया करके आभूषण के कुछ भाग को वो उस विलयन में ही घोल लेता है। और वो जब उसको साफ कर लेते हैं आभूषण को, तो आभूषण को बाहर निकालते हैं, पर उसका कुछ अंश जो है वो विलयन में रह जाता है। इसके कारण सोने का जो आभूषण है उसके भार में क्या हो गई, कमी आ गई। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु का प्रश्न उत्तर। ये साथ में जो वीडियो दिए हैं, ये 2 वीडियो दिए हैं, इनको भी देखना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।